क्लास में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों में एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने SN1 और SN2 व SN2 अभिक्रियाओं को देखा है। तो देखते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, SN1 अभिक्रिया में आपको बताया गया था कि SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं। कितने डिग्री? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं। जैसे हमने एक 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड लिया था ये, और इसका रिएक्शन 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हमने करवाया था ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जैसे जल, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जैसे जल के साथ हमने करवाया था। अब इसमें हमने देखा था कि ये रिएक्शन हुआ था 2 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। इसके पहले चरण में बना था कार्बोधनायन। क्या बना था? कार्बोधनायन बना था। तो हमने देखा था कि इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड, हमारा हैलोजन है, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री का है। अब हमने देखा था कि सबसे पहले स्टेप में पानी को हम लेते हैं, पानी से निकल के आता है H पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन? H पॉजिटिव आयन। पानी का H पॉजिटिव आयन यहाँ से Cl को खींच लेता है, और ये Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के H+ के पास चला जाता है, और ये बॉन्ड जुड़ जाता है और कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये बनता है आपका कार्बोधनायन। क्या बनता है? कार्बोधनायन। और ये Cl जो इलेक्ट्रॉन खींच के जाता है, इसको बहुत सारे जल के H+ आयन घेर लेते हैं। यही तो था। तो पहले स्टेप में हमारा क्या बन गया था? कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन। अब इसके दूसरे चरण में हमने देखा था कि जो कार्बोधनायन बना, इसके ऊपर हुआ था जल के OH- का अटैक। OH- का अटैक अब हुआ था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हुआ था। कार्बोधनायन जो था, इसका असली संरचना इसकी ऐसी होती है, बताया था ना आपको कल, त्रिकोणीय समतलीय, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोधनायन में sp3 संकरण था, और इसकी संरचना होती है त्रिकोणीय समतलीय, इस तरह से होती है। अब इस कार्बोधनायन के ऊपर हुआ था OH- का अटैक। OH- आया था, और आपको बताया था अगर कोई स्पीशीज प्लेनर होती है, ये प्लेनर है, 2D संरचना है, तो इसके ऊपर OH- ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। तो 2 प्रकार का प्रोडक्ट हमने बनाया था। एक ये हमने बनाया था, एक यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, और 2 CH3 यहाँ लगा दिया। एक बनता है धारण, और दूसरा कौन सा बनता है? प्रतिपर्ण। एक धारण बना था, दूसरा बनेगा प्रतिपर्ण। ये थी SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया जो 2 चरणों में हुई थी। पहले चरण में 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड लिया था हमने वही, जिसपे पानी के H पॉजिटिव का अटैक हुआ, कार्बोधनायन बना। और दूसरे स्टेप में कार्बोधनायन के ऊपर OH- का अटैक हुआ, 2 प्रकार का प्रोडक्ट हमारा बना। ये थी SN1। इसके बाद हमने बात की थी SN2 अभिक्रिया के बारे में। SN2, तो SN2 में हमने क्या देखा था? SN2 में हमने क्या देखा था? SN2 में हम लेते हैं 1 डिग्री का एल्किल। कितने डिग्री का एल्किल हैलाइड लिया था हमने? SN2 अभिक्रिया देना पसंद करते हैं 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमने लिया था, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन ले लिए, और यहाँ पे लगा के मान लीजिए, और इसका रिएक्शन करवाए थे प्रबल क्षार KOH, और एरो के ऊपर लिए थे ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, या तो DMF ले लेंगे या DMSO ले लेंगे, डाइमिथाइल फ्यूरॉन या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो होगा क्या? Cl हटेगा, OH अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाएगा, एक चरण में हो जाएगा। कल हमने देखा था। इसके मैकेनिज्म में क्या देखेंगे? इसके मैकेनिज्म में हमने देखा कि दोनों काम एक साथ, यानी यहाँ पे ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ऐसा दिखा देते हैं H, और यहाँ पे क्या है? Cl। ये तो है। तो हमने देखा कि KOH जो होता है, ये एक प्रबल क्षार है। ये DMF में डिसॉल्व होकर के K पॉजिटिव और OH- आयन बनाएगा, K पॉजिटिव और OH- आयन। अब होगा क्या? एक तरफ से यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और बैक साइड से OH- जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। कि बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ हो जाएंगे। जबकि SN1 में क्या हुआ था? पहले बॉन्ड टूट गया था, कार्बोधनायन बना था, और दूसरे चरण में OH- का अटैक हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ है? दोनों काम एक साथ।
एक तरफ क्लोरीन जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, बैक साइड से OH नेगेटिव आकर के जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा था ऐसे संक्रमण अवस्था बन रही थी। एक तरफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऐसे धीरे धीरे टूट रहा है, डॉट डॉट करके दिखा देंगे इसको, और यहाँ पे कार्बन के पास 3 तो हाइड्रोजन लगे थे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और बैक साइड से कार्बन और OH का बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है। ऐसे ऑक्सीजन धीरे धीरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर के नया बॉन्ड बना रहा है। तो ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा और ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा। जब ये पूरा टूट जाएगा तब ये पूरा बन जाएगा। अब इसी को हमने नाम दिया था संक्रमण अवस्था। क्या नाम दिया था? संक्रमण अवस्था। अब ये जो संक्रमण अवस्था होती है ये बहुत ही ज्यादा अस्थायी होती है, ये बहुत कम समय के लिए बनती है। हमने देखा था जब ये पूरा टूट जाएगा तो ये पूरा बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका जो फाइनली प्रोडक्ट आएगा बन के क्या आएगा? कार्बन। अब मैंने बताया था जब OH पीछे से अटैक करेगा तो कार्बन अपने तीनों हाइड्रोजन लेकर पलट जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, कार्बन उल्टा हो जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, और यहाँ पे पीछे कौन जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा आकर के। और यहाँ पे ये जो बना है ये अल्कोहल है, ये थी SN2 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? तो SN1 एंड SN2 दोनों में अंतर क्लियर हो गया आपको यहाँ से, ये था। अब हम थोड़ा सा SN2 अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SN2 अभिक्रिया के एग्जांपल, एक एग्जांपल तो हमारा यही हो गया, ये एक एग्जांपल तो हमने यही देख लिया कि आपका ये जो मैथिल क्लोराइड है जब KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl हटेगा और कौन अंदर आएगा? OH। Cl बाहर, OH अंदर, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल H, और यहाँ पे OH। तो ये हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी। अब SN2 अभिक्रिया के कुछ और एग्जांपल हम देखने वाले हैं। बस ये ध्यान रखना है कि SN2 अभिक्रिया जो होगी वो एक चरण में होगी। एक चरण, कितने चरण में होगी? एक चरण में होगी। एक ही स्टेप में बॉन्ड टूटेगा और दूसरी स्टेप में बॉन्ड बनेगा, संक्रमण अवस्था बनेगी, और फिर जो है वो तुरंत प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक, और ये SN2 अभिक्रिया के 2-3 एग्जांपल बताओ देखते हैं जो हमारी NCERT में दिए गए हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो देखते हैं, तो एक एग्जांपल तो हमने कल बता दिया था, अगला देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, SN2 मैकेनिज्म से होता है रिएक्शन, और वो ईथर के निर्माण की विधि है। ईथर के निर्माण की विधि यहाँ पे देख लेते हैं, और उसका नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो ये मैं दे रहा हूँ आपको एग्जांपल SN2 के। ठीक, SN2 अभिक्रियाओं के उदाहरण देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसमें क्या होता है? विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है? आप क्या लेते हो? आप कोई लेते हो एल्किल हैलाइड। क्या लेते हो? एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? RX, R सिंगल बॉन्ड X, इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, और इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन आप करवाते हो सोडियम एल्कोक्साइड। ये एल्कोक्साइड क्या होते हैं? देखो आपको पता है बेटा ROH क्या होता है? अल्कोहल। ROH सूत्र के क्या कहलाते हैं? अल्कोहल। ROH अल्कोहल होते हैं। अब अल्कोहलों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब आपको पता है जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ेगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगी, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। जिस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होता है वो अम्लीय हाइड्रोजन होती है। तो अल्कोहलों में अम्लीय गुण होता है, अम्लीय गुण। तो जब आप इसका रिएक्शन किसी क्षार से करवा दोगे, क्षार से, तो होगा क्या? ये अल्कोहल ROH, और इसका रिएक्शन हमने करवा दिया मान लीजिए NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो होगा क्या? ये अम्लीय होने के कारण H प्लस का त्याग कर देगा, और ये क्षारीय होने के कारण OH माइनस का त्याग कर देगा। यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस मिल करके जल बाहर हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। और ये यहाँ पे जब H प्लस ये त्यागेगा तो यहाँ बचेगा RO माइनस, और ये जो NaOH है ये बनाएगा Na प्लस और OH माइनस। तो इसका H प्लस और इसका OH माइनस मिलकर जल बन जाएगा, और RO माइनस के साथ Na प्लस आकर के जुड़ जाएगा, RO माइनस Na प्लस, और इसी को बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। यानी जब कोई अल्कोहल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो एल्कोक्साइड बन जाता है। एल्कोक्साइड नाम क्यों? R का मतलब होता है एल्किल, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज का मतलब ऑक्साइड। एल्किल और ऑक्साइड मिलकर बन गया एल्कोक्साइड। तो
ये एल्कोक्साइड है और साथ में सोडियम लगा है तो सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया में क्या किया जाता है, आप कोई एल्किल हैलाइड लेते हो और प्लस में आप ले लेते हो सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, RO माइनस Na प्लस, RO माइनस Na प्लस, और एरो के ऊपर आप ले लेते हो शुष्क ईथर। क्या ले लेते हो, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब देखो, अब ये रिएक्शन होगा कैसे, इसका नाम सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अब देखिए ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, कैसे होता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईथर के निर्माण की विधि है और ये ईथर वाले चैप्टर में भी हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ते हैं और बोर्ड में आपसे इसी नाम से पूछेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। तो आपने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड लिया, सोडियम एल्कोक्साइड लिया और आप शुष्क ईथर की वजह से रिएक्शन करवाओगे। अब इस शुष्क ईथर का काम क्या हो रहा है देखो, ये शुष्क ईथर करेगा क्या, ये सोडियम एल्कोक्साइड को आयनित करने का काम करेगा। ये जो हमने RO नेगेटिव Na पॉजिटिव लिया है, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये शुष्क ईथर के कांटेक्ट में जब आएगा, ये शुष्क ईथर इसको क्या करेगा, शुष्क ईथर इसको आयोनाइज करेगा और बनाएगा RO माइनस और साथ में Na प्लस, इसको तोड़ करके एल्कोक्साइड आयन को अलग कर देगा, सोडियम आयन को अलग कर देगा। बस समझ में आई। अब आगे देखो, अब आपको पता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ गए वो होता है न्यूक्लियोफाइल, यानी वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो बताओ इसमें ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, अब यदि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, अब ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन किसे दिए जाएंगे, ये देखो RX एल्किल हैलाइड। अब आपको अच्छी तरह से पता है R और X के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो आपको पता है X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेंगे, X पे माइनस आ जाएगा और R पे क्या आ जाएगा, प्लस। बताओ R को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, R पे प्लस आ गया क्योंकि R के इलेक्ट्रॉन X में ले लिए। अब R को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये देगा RO माइनस, बैक साइड से आएगा, बैक साइड से आएगा RO माइनस और पीछे से अटैक कर देगा ऐसे RO माइनस, ये आया और इसमें R को इलेक्ट्रॉन दे। तो बताओ एक बॉन्ड बन रहा है और एक बॉन्ड उसी समय टूट रहा है, बॉन्ड का बनना और टूटना दोनों एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका उदाहरण है SN2 का उदाहरण है, एक माइनस वाला ग्रुप बाहर जा रहा है और दूसरा माइनस वाला ग्रुप बैक साइड से जाके जुड़ रहा है, यानी नाभिक में ही प्रतिस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक माइनस वाला ग्रुप बाहर जा रहा है, दूसरा माइनस वाला अंदर जा रहा है, तो नाभिक में ही प्रतिस्थापन। और किस टाइप का, SN2, क्योंकि बॉन्ड का टूटना और बनना दोनों एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तरफ X इलेक्ट्रॉन खींच के भाग रहा है, दूसरी तरफ बैक साइड से RO माइनस अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे भी संक्रमण अवस्था बनती हुई नजर आएगी। कैसे बनेगी देखो, बैक साइड से ये R सिंगल बॉन्ड को और ये R को इलेक्ट्रॉन देगा, तो धीरे धीरे O और R में एक नया बॉन्ड बनेगा और ये धीरे धीरे R और X के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इसी को बोलोगे संक्रमण अवस्था। क्या बोलेंगे, बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड पीछे से बनेगा। जब ये बन जाएगा तब ये टूट जाएगा, जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब आपको पता है यहाँ से जाने वाला कौन है, X। अब X यहाँ से हट जाएगा और Na पॉजिटिव के साथ मिल करके बना देगा यहाँ से Na पॉजिटिव, और जब X पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा Na पॉजिटिव और X मिलके बन जाएगा NaX। क्या हो जाएगा, NaX। और ये बॉन्ड जब पूरा बन जाएगा X के चले जाने से, तो बन जाएगा ROR। और आप जानते हो ROR क्या होता है, ईथर का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हो गया, ईथर का निर्माण। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें ईथर का निर्माण किया जाता है। अब ईथर वाले चैप्टर में हम और डिटेल में इस रिएक्शन की बात करेंगे। जब आप यहाँ पे R की जगह मैथिल लगा दोगे, यहाँ R की जगह कोई एल्किल ले लोगे, तो R ग्रुप को चेंज कर करके आप अलग अलग तरह का ईथर बना सकते हो। ईथर दो तरह का होता है, सममित ईथर, असममित ईथर। दोनों प्रकार का ईथर इस रिएक्शन के द्वारा बन जाता है। तो ईथर के निर्माण की चीज़ों में हम और डिटेल में बात कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पे हमने इसको एज ए SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरह पढ़ा है। ये रिएक्शन SN2 क्रिया विधि को फॉलो करता है। ठीक, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विदाउट मैकेनिज्म लोगे तो Na प्लस और X मिलके बन जाएगा NaX, और ये R और OR मिलके बन जाएगा ईथर, RO। क्या क्या बना हमारे पास, एक तो बन गया ईथर और NaX को बोलते हैं सोडियम हैलाइड, सोडियम
हैलाइड, सोडियम हैलाइड। तो बताओ समझ में आया? ये है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो इसको नोट करिए, फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जो है एसेंट और क्रिया के 2-3 एग्जाम्पल होंगे, नोट करो। चलिए एसेंट और क्रिया के दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन, CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। देखो इसका मतलब क्या है, आप हेलोएल्केन ले लेंगे कुछ RH और इस X को हटा के इसके जगह पे CN लगाना है, यही है इसका मतलब CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। कि हेलोएल्केन का हेलोजन परमाणु हटा करके उसके जगह क्या लगा देना है, CN लगा देंगे, CN माइनस। तो हम कोई ऐसा ग्रुप ले लेंगे तो हमें CN दे सकता हो, जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए KCN, क्या ले लिया KCN, ऐसा होता है K पर पॉजिटिव और C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोला जाता है पोटेशियम साइनाइड। क्या बोला जाता है? पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। और ये है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। देखो होगा क्या, जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाएंगे तो यहाँ पे होने यही वाला है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए, इस रिएक्शन को करवाने के लिए भी आप ले लोगे ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक ले लेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया DMF ले लिया, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक ले लिया, या शुष्क ईथर का प्रयोग कर लेंगे, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। तो होगा क्या, देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले वही होगा कि जो KCN आपने लिया है, K पॉजिटिव C ट्रिपल बॉन्ड N और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये KCN टूटेगा और 2 प्रकार के आयन देगा, ये अलग अलग हो जाएंगे और बनाएगा K पर प्लस और साथ में C ट्रिपल बॉन्ड N और कार्बन पे माइनस चार्ज। अब बताओ जिसके ऊपर माइनस लगा हो वो नाभिक से ही, अब ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे सकता है कि दे सकता है। तो अब होगा क्या कि जब आप RH के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे RH, तो फिर R के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, R के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, X। तो X में R के इलेक्ट्रॉन लिए, R पे प्लस और X पे माइनस आया। अब R पर प्लस चार्ज यानी R को इलेक्ट्रॉन की जरूरत, अब ये CN माइनस आएगा, ये CN माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N और कार्बन पे माइनस चार्ज, ये आएगा और बैक साइड से R पे अटैक करेगा। तो आपके बैक साइड अटैक हो रहा है, एक तरफ एक ग्रुप भाग रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा जुड़ रहा है, पेसेंट एक माइनस वाला बाहर, दूसरा माइनस वाला अंदर, पेसेंट को क्रिया हो जाएगी, एक चरण में होगा। बॉन्ड का टूटना करना एक साथ क्या बन जाएगा बताओ, एक तरफ R और X का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक करेगा और एक तरफ R और कार्बन में बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा और कार्बन के साथ पीछे होगा ट्रिपल बॉन्ड N। बताओ यही है इसकी संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। अब आपको पता है ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, ये K प्लस आएगा, यहाँ से X को ले जाएगा अपने साथ, संक्रमण अवस्था से KX बाहर हो जाएगा और ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा। तो R और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन ने तो R को इलेक्ट्रॉन दिए, तो R और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। ये जो बना है इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल साइनाइड। ये जो बना है ये है हमारा एल्किल साइनाइड, एल्किल, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्किल। ठीक, अब देखो आपसे बोर्ड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपसे पूछेंगे कि अगर मैं RH की अभिक्रिया KCN से करवाता हूँ, KCN से करवाता हूँ तो यहाँ से X हट जाएगा और बन जाएगा RCN। क्या बन जाएगा, RCN, और साथ में ये K और X मिलके बन जाएंगे KX। क्या बन जाएगा, KX। अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हो तो बनता है एल्किल साइनाइड, कार्बन और R के बीच में बॉन्ड बनेगा, कौन सा ये ग्रुप है, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। लेकिन आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर मैं ये काम करना चाहूँ, देखो इसको हम A नंबर बोल देते हैं और दूसरा ये, अगर मैं RH की अभिक्रिया, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, RH की अभिक्रिया अगर मैं करवा दूं बेटा AgCN के साथ, AgCN किसके साथ करवा दूं, AgCN के साथ करवा दूं, तब आपका RCN नहीं बनने वाला, तब आपका ये बन जाता है R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, NC। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपने RH के साथ की अभिक्रिया KCN से करवाई तो बना RCN, कार्बन ने R को इलेक्ट्रॉन दिए
लेकिन जब आप यहाँ पे रिएक्शन AgCN के साथ करवाओगे RX का, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन देने का काम R को नाइट्रोजन करेगा, और यहाँ पे बनेगा N। इसको बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसो। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन समझो। देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमने एक बार लिया रिएक्शन करवाने के लिए KCN, क्या लिया KCN। तो KCN में मामला ये है, K पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये तो मामला चल रहा है। तो KCN जो है ये एक आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव आयनों से मिलकर बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और पोटेशियम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। कार्बन और पोटेशियम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड में आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है। यहाँ पे सीधा लगने वाला है फजान रूल। कौन सा रूल? फजान रूल क्लास 11th में आपने पढ़ा था। फजान रूल क्या कहता है? किसी भी यौगिक में कोई भी यौगिक ना तो 100% आयनिक करैक्टर वाला होता है, ना तो 100% कोवैलेंट करैक्टर वाला होता है। तो यहाँ पे ये जो यौगिक है इसके अंदर आयनिक लक्षण ज्यादा है, यानी ये K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव से मिलकर बना हुआ यौगिक है। जब ये टूटेगा तो बनाएगा K प्लस और Cn माइनस। तो यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज ज्यादा होगा, कार्बन पे माइनस चार्ज ज्यादा होगा। लेकिन जब आप रिएक्शन करवाने के लिए लोगे AgCN, AgC ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे Ag और कार्बन में बॉन्ड खींच दिया है। मैंने ऐसे नहीं लिखा है Ag प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, जैसा मैंने ऊपर वाले केस में किया। ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने Ag और कार्बन में बॉन्ड लगा दिया, नहीं लगा दिया। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ पे जो चांदी आपने ली है, Ag क्या है? चांदी। चांदी जो है उतना अधिक सक्रिय धातु नहीं होती जितना अधिक सक्रिय पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पे कार्बन और Ag के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड होगा कोवैलेंट। क्या होगा? सहसंयोजक। कैसा बॉन्ड होगा? सहसंयोजक। यहाँ भी Ag इलेक्ट्रॉन कार्बन ले तो लेगा, लेकिन यहाँ पे Ag पे डेल्टा प्लस और कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो इस केस में जब आप AgCN रिएक्शन करवाने के लिए लोगे तो कार्बन पे उतना ज्यादा माइनस नहीं आएगा जितना ज्यादा माइनस आपका ऊपर वाले केस में आएगा। बात समझे? तो यहाँ से भी Cn माइनस बनेगा और AgCN से भी Cn माइनस बन के सामने आएगा, लेकिन दोनों के Cn माइनस में अंतर होगा। किसमें कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे? KCN वाले में कि AgCN वाले के कार्बन के पास? KCN वाले के पास। वेरी गुड। तो ये बताओ जब इलेक्ट्रॉन देने की बात यहाँ पे आएगी तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो AgCN आपने लिया है, Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, जब ये अपने आयनों में टूटेगा तो ये भी बनाने वाला है Ag पॉजिटिव और साथ में बनाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N और कार्बन पे। लेकिन यहाँ पे कार्बन में नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा KCN वाले केस में कार्बन के ऊपर, क्योंकि सिल्वर ने कार्बन को उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जितना पोटेशियम दे देता है। तो बताओ इस वाले कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, किस वाले? ऊपर वाले के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले के पास ज्यादा। तो इसीलिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की बात आई तो कार्बन ने अपना माइनस चार्ज R को दे दिया, R और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना। लेकिन अब क्या होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रखा है, तो नाइट्रोजन की भी लोन पेयर लेके घूम रहा है, नाइट्रोजन के पास भी देने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो अब जब यहाँ पे इसका रिएक्शन जब आप करवाओगे RX के साथ, तो X R के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, X R के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच लेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देने आएगा, तो कार्बन पे माइनस चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड N है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। बताओ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा कि कार्बन माइनस चार्ज देगा? लोन पेयर देगा नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इस बार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा नहीं है जितना KCN के केस में था। इस बात को और क्लियरली दिखाने के लिए आप यहाँ साथ में Ag को भी चिपकाए हो इसके साथ। यहाँ पे Ag, यहाँ पे आपका Ag को लगा के रखोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। यानी इस कार्बन और Ag के बीच के बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर है, इसमें थोड़ा माइनस, इसमें थोड़ा प्लस। जब ये इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो कार्बन के साथ Ag यहाँ लगा दिखा हुआ है, Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है, तो Ag पे डेल्टा प्लस और कार्बन पे डेल्टा माइनस।
ये बॉन्ड पूरी तरह से नहीं टूटा जिससे कि कार्बन पे पूरा माइनस आ जाए। अगर ये पूरी तरह से टूट गया होता तो कार्बन पे पूरा माइनस आ गया होता, तब आराम से कार्बन आर इलेक्ट्रॉन दे देता। लेकिन Ag ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं दिए, इसलिए कार्बन पे उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं आया जितना ऊपर वाले केस में आया। अब बताओ R को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर R को दे देगा, नाइट्रोजन और R के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। जब ये नाइट्रोजन लोन पेयर देगा तो अब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर चले जाएंगे, तब ये कार्बन Ag बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से आपकी संक्रमण अवस्था बनती हुई नजर आएगी। Ag यहाँ से अलग हो जाएगा और Ag कहाँ चला जाएगा बताओ? X के साथ यहाँ से मिलके एक तो बन जाएगा AgX। क्या बन जाएगा? AgX बन गया। संक्रमण अवस्था कैसे बनाओगे बताओ? R और N के बीच में बॉन्ड बनाओगे क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर R को देगा, तो R और N के बीच में जब बॉन्ड बनाओगे तो क्या बनेगा? R बैक साइड से दिखाएंगे ना, एक तरफ आपका R और X के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा और यहाँ पे किसके किसके बीच बॉन्ड बनेगा बताओ? R और N के बीच में। यहाँ पे N और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C और कार्बन पे माइनस चार्ज। ठीक, अब क्या होगा? क्या जब ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा तब ये पूरा टूट जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के सामने आएगा वो क्या होगा? एक तो AgX बन के बाहर हो जाएगा, ये वाला Ag यहाँ से हटेगा और X के साथ मिलकर के बन जाएगा AgX और R और N के बीच में कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा RNC। R सिंगल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड ये हमने देखा था ना हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में। अगर इस तरह का कोई यौगिक है RCN, इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड। जब कार्बन को आगे लिखा जाता है एल्किल साइनाइड और जब नाइट्रोजन को R के साथ जोड़ दोगे तो RNC, ये होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड बनता है, परंतु जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। कारण बताइए? कारण यही कारण है कि यहाँ पे AgCN में Ag और कार्बन के बीच में कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा है, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है, और जबकि यहाँ पे KCN में आयनिक लक्षण ज्यादा था। तो इसका जो Cn माइनस है इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी तो Cn नेगेटिव का कार्बन R को इलेक्ट्रॉन दे करके पहले बॉन्ड बना देगा, जैसे यहाँ पे बनाया, और बनेगा RCN। और इस केस में क्या है? Ag और कार्बन के बीच में कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन Ag से कार्बन को नहीं दे पाएंगे कि वो R को दे पाए। तो अगले इस केस में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर R को दे करके बॉन्ड बना लेगा और आपका जो है फाइनली एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्लियर बात? अब इसका एक एग्जांपल और है, वो भी नोट कर लें, फिर SN तो हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे बताता हूँ। अब अगर मैं एक और रिएक्शन लेकर के नाइट्रो ग्रुप से प्रतिस्थापन करवाना चाहूँ, यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल, वही हो गया। तीसरा यहाँ पे CnO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। कैसे होगा? आप क्या करिए, एक एल्किल हैलाइड ले लो RX और इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप NO2 ग्रुप जिसमें हो वो यौगिक ले आओ, NaNO2 ले लो। NaNO क्या होगा? इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। और RX को बोलोगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। देखो क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म से हो जाएगा, ये NaNO2 टूटेगा और बनाएगा Na प्लस और NO2 माइनस, NO2 Na प्लस और NO2 माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, X को हटाओगे और NO2 को उसके जगह लगा दोगे, यानी एक तरफ से R का इलेक्ट्रॉन खींच करके X बाहर जाएगा तो X माइनस बाहर और NO2 माइनस बैक साइड से जाकर अटैक कर देगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RNO2 और साथ में ये X और N में मिलकर क्या बनेगा? NaX। अब ये जो RNO2 बना है इसका नाम है नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन बन गई, नाइट्रो ये है। सेम यही कहानी
अगर आपने यहाँ पे AgNO2 ले लिया, AgNO2 ले लिया, तो ऐसी स्थिति में फिर यहाँ पे ये NO2 जो है ये ONO टाइप में हो जाएगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर के R से जुड़ेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर के R से जुड़ेगा। यहाँ पे जो बनने वाला है वो नाइट्राइटो O, जैसे आप कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला पढ़ते थे, उभयदत्ती लिगेंड था, उभयदत्ती लिगेंड NO2। अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा था तो इसको बोलते थे नाइट्राइटो N और ऑक्सीजन देता था नाइट्राइटो O। तो वही केस यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर तुमने AgNO2 ले लिया तो R को इलेक्ट्रॉन देने का काम नाइट्रोजन करने लगेगी, तब आप इसको इस रूप में लिख दोगे, और NaNO2 या KNO2 ले लोगे तो नाइट्रोजन जाकर के R से जुड़ेगी तो ये बन जाएगा। बाकी मैकेनिज्म इन्हीं दोनों की तरह है एकदम से। यहाँ से एक तरफ से ऐसे करोगे ना, एक तरफ से R और X के बीच का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के X भागेगा और पीछे से NO2 माइनस जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या माइनस चार्ज, और इसके साथ कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा ऐसे इस तरह से। ये होता है NO2 और नाइट्रोजन का नेगेटिव अपना लोन पेयर इसको देकर के जुड़ जाएगा, पीछे से X हट जाएगा और R और N के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो बन जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसा, R से पीछे से आकर के कौन जुड़ेगा, R से पीछे से आकर के जुड़ेगी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किसको लेकर आएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, और यहाँ से ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा और ये धीरे धीरे टूट जाएगा, X वाला बॉन्ड ऐसे संक्रमण अवस्था, ये पूरा बन जाएगा, ये पूरा टूट जाएगा और फाइनली हमारा R बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पूरा टूट गया, क्या बन गया RNO2 और साथ में ये X, ये Na पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, NaX। ये है SN2 अभिक्रिया का लास्ट एग्जाम्पल था। तो हमारे NCERT में जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सारे हमने देखे, क्लास समझ आ गई। ये SN2 अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल, जिसमें हमने NO2 के द्वारा कैसे प्रतिस्थापन करवाएंगे वो देख लिया। तो ये SN2 अभिक्रिया हमारी ऐसे कंप्लीट हो गई है। अब अगले टॉपिक में हमें देखना है हेलो एल्केनो की या एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया। 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं एल्किल हैलाइडों के। एक था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो पढ़ लिया हमने, 2 तरह का था, SN1 एंड SN2। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया, इलिमिनेशन रिएक्शन। वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है E1 और एक होता है E1 और इसके बाद बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना है कि विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। विलोपन, देखो विलोपन का मतलब होता है, विलोपन की अंग्रेजी होती है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन, इलिमिनेशन, देखो इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी बड़े कार्बनिक अणु में से, बड़े आकार के कार्बनिक यौगिक में से कोई छोटे आकार का अणु बाहर निकल जाता है तो उससे बोला जाता है इलिमिनेशन, विलोपन। क्या बोला जाता है, विलोपन। तो जो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड होते हैं ये विलोपन अभिक्रियाएं करते हैं, और इनकी विलोपन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, देखो जैसे मान लो मैंने एक तरह का एल्किल हैलाइड ये ले लिया R, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे फिर C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे जोड़ दिया X। अब बताओ ये एक एल्किल हैलाइड है, आपने कार्बन के साथ हेलोजन जोड़ दिया तो ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। अब देखो बेटा, अब इसमें एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रियाओं में होता क्या है, जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। और जिस कार्बन, अल्फा कार्बन का जो पड़ोसी कार्बन होता है उसे बोलते हैं बीटा। कौन सा कार्बन, बीटा। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन। तो विलोपन में होगा क्या, विलोपन अभिक्रिया में हम यहाँ पे कोई रेजेंट लेंगे, कोई अभिकर्मक लेंगे जो विलोपन करवाएगा, जो विलोपन करवाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेके दिखा देता हूँ, आगे बात करेंगे डिटेल में। जैसे मान लो मैंने लिया KOH और इस KOH में थोड़ा मिला देंगे एथेनॉल, ETOH मतलब एथेनॉल, एथेनॉल एल्कोहलिक KOH इसको बोला जाता है। यानी आप थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे और उसमें थोड़ा सा एथेनॉल मिला दोगे, अब ये दोनों मिलकर के बहुत ही तगड़ा क्षार हो जाएगा, क्षार। और जब आप इसका टेम्परेचर कर दोगे 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे नहीं प्रदर्शित करते हो तो SN1 या SN2 हो जाएगा तुरंत। देखो
ये अभिक्रिया विलोपन जो होती है आपकी जो एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया है दो प्रकार की होती हैं, E1 तथा E2। बात करेंगे E1 नाम क्यों है, E2 नाम क्यों है, सारी चीजें। अभी यहाँ पर केवल इतना जानिए कि इसमें विलोपन का अर्थ क्या होता है। तो विलोपन अभिक्रिया का अर्थ होता है कि आपका एक बड़े आकार के अणु में से छोटे आकार का अणु बाहर चला जाए। तो एल्किल हैलाइड जब विलोपन अभिक्रियाएं देते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस कार्बन से X जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन। तो इनमें अल्फा कार्बन से X परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाएगा। अल्फा कार्बन से X बाहर निकल जाएगा और बीटा कार्बन से H बाहर निकल जाएगा। तो H और X मिलकर क्या बन जाएगा, HX। एक तो बन जाएगा HX। अब होगा क्या बताओ, जब यहां से हाइड्रोजन बाहर चली गई और यहां से X बाहर चला गया तो एक बॉन्ड इस कार्बन का कम हो गया बीटा वाले का और एक बॉन्ड अल्फा वाले कार्बन का कम हो गया। तो दोनों का एक एक बॉन्ड कम हुआ। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गई और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अल्फा बीटा के बीच में क्या, डबल बॉन्ड। और आपको पता है अल्फा बीटा यानी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, एल्कीन क्या बन जाएगी, एल्कीन। तो विलोपन अभिक्रिया का प्रोडक्ट होती है एल्कीन। क्या होती है, एल्कीन। तो विलोपन अभिक्रिया यही होती है। एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाओं में इसके अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहां से H हटा दिया, बीटा कार्बन से H हटाओगे, बीटा कार्बन नहीं अल्फा का पड़ोसी। अल्फा कार्बन कौन, वो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है वो अल्फा और अल्फा का पड़ोसी बीटा। अल्फा कार्बन से X जाएगा, बीटा कार्बन से H जाएगी, H और X मिलके HX बनेगा और अल्फा बीटा का एक एक बॉन्ड कम हुआ तो डबल बॉन्ड बीच में बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और आपका प्रोडक्ट होगा R सिंगल बॉन्ड C। अब बताओ पहले इसके पास दो हाइड्रोजन थे, अब एक बचेगा, एक हाइड्रोजन चला गया तो बीटा कार्बन पे अब एक हाइड्रोजन बची है और अल्फा बीटा में हो जाएगा डबल बॉन्ड और इसका X चला गया है तो इसके पास दो हाइड्रोजन। बताओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन क्या बन गई है, एल्कीन। तो ये होता है एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाओं में कि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में इसके अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है। विलोपन मतलब बाहर निकल जाना, इलिमिनेट कर जाना। तो यहाँ से X हटा, यहाँ से हाइड्रोजन हटी और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बन गया, एल्कीन बन गई। ये होती है एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाएं। अब ये जो विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं। जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की थी, एक थी SN1 और एक थी SN2। उसी तरह से विलोपन अभिक्रिया भी दो तरह की होती है, एक होती है E1 तथा एक होती है E2। नाम E1 और E2 क्या है, क्यों है, विलोपन की अंग्रेजी होती है इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन का हमने E उठा लिया और 1 आपका वही चीज यहाँ भी दर्शा रहा है जो SN1 में दर्शा रहा था। SN1 में 1 का मतलब क्या था, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था, इसीलिए वहां पे हमने 1 लगाया था। और ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग दो अभिकारकों पर डिपेंड कर रहा था उसके लिए 2 लगाया था। तो यहाँ भी 1 और 2 का मतलब वही है। ऐसी विलोपन अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करेगा उसको बोलोगे E1। और ऐसी विलोपन अभिक्रिया जिसका वेग दो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा उसको बोलोगे E2। तो E1 एंड E2 दो प्रकार की होती हैं आपकी विलोपन अभिक्रिया। अगर मैं दोनों में अंतर की बात करता हूं, दोनों में अंतर की बात करूं तो एक तरफ E1 और एक तरफ E2। देखो तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं, बाकी फिर डिटेल में हम आगे देखते हैं E1 और E2 को। देखो जैसे हमने देखा बहुत सारी चीजें E1 और E2 की SN1 और SN2 जैसी हैं, बस थोड़ा सा टेम्परेचर का अंतर आएगा और प्रोडक्ट का अंतर आएगा। देखो जैसे हमने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, E1 अभिक्रिया भी कौन देता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो E1 अभिक्रिया कौन देता है, E1 रिएक्शन कौन देगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि SN1 अभिक्रिया भी 3 डिग्री वाले दे रहे थे, ज्यादा दे रहे थे, लेकिन 2 और 1 वाले भी दे रहे थे लेकिन कम दे रहे थे। उसी तरह से यहाँ भी इसका जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है, सबसे ज्यादा E1 अभिक्रिया कौन करना चाहेगा 1 डिग्री वाला कि 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री। तो इसके लिए भी अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है E1 के लिए सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला देगा, फिर 2 डिग्री वाला, सबसे कम कौन देगा 1 डिग्री वाला। ये हो गया। तो E1 अभिक्रिया 3 डिग्री वाले देना पसंद करते हैं और E2 का जवाब देखोगे तो E2 अभिक्रिया कौन देगा 1 डिग्री।
E2 अभिक्रिया कितने डिग्री वाले देते हैं? 1 डिग्री वाले। तो E2 अभिक्रिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं। और इसके लिए जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री, ये होता है ऑर्डर। दूसरा एग्जांपल देखो, जो E1 अभिक्रिया होती है, जो E1 अभिक्रिया होती है, इसमें हम क्या करते हैं, E1 अभिक्रिया में दुर्बल क्षार, ये इंपॉर्टेंट है, दुर्बल क्षार जैसे H2O जल, इसके अलावा C2H5OH एथेनॉल, इसको बोलते हैं एथेनॉल। तो E1 अभिक्रिया में दुर्बल क्षार जैसे जल, एथेनॉल आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग होता है, ठीक। और E2 अभिक्रिया में क्या होता है, E2 रिएक्शन में, E2 अभिक्रिया में प्रबल क्षार, E2 अभिक्रिया में कैसा क्षार लेना है, प्रबल क्षार जैसे एल्कोहलिक KOH, यानी KOH में अल्कोहल मिला देंगे, एल्कोहलिक KOH का प्रयोग होता है, एल्कोहलिक KOH का प्रयोग होता है, ठीक। अगला पॉइंट है कि जो E1 रिएक्शन होता है, E1 अभिक्रिया 2 चरणों में होती है, SN1 भी तो 2 चरणों में होता था, E1 अभिक्रिया कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में। तो E1 अभिक्रिया 2 चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। और ये जो E2 है ये कितने में, 1 चरण में होती है। यह अभिक्रिया 1 चरण में होती है, सिंगल स्टेप में 1 चरण में होती है, ठीक। और जैसे SN1 में कार्बोधनायन बनता था, इसमें भी क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है। इसमें E1 में कार्बोधनायन बनता है, कार्बोधनायन बनता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोधनायन नहीं बनेगा, इसमें फिर संक्रमण अवस्था बनेगी, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। E2 में क्या बनता है, संक्रमण अवस्था, जैसे SN2 में बनती थी, संक्रमण अवस्था बनती है। और इस संक्रमण अवस्था का बड़ा इंपॉर्टेंट एक नाम भी होता है, इसकी संक्रमण अवस्था को बोलते हैं बेबी एल्कीन, जिसे बेबी एल्कीन कहते हैं, बेबी एल्कीन कहते हैं, बेबी एल्कीन कहते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोधनायन के, जो कार्बोधनायन बनेगा, कार्बोधन आयन के बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, हाइड्रोजन का विलोपन होता है। ये और लास्ट में रेट के बारे में बात करें तो इसका जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो फिर केवल और केवल Rx पे डिपेंड करता है, ठीक। और इसमें जो रेट है, इसका जो वेग है वो 2 अणुओं पे डिपेंड करेगा। एक तो ये जो है डिपेंड करेगा एल्किल हैलाइड के अणु पे, और दूसरा डिपेंड करेगा जो आप क्षार लोगे उसके ऊपर, बेस यानी क्षार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं E1 और E2 अभिक्रिया में डिफरेंस। E1 अभिक्रिया में ये सारी चीजें होने वाली हैं, E2 में ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब आगे हम लोग E1 और E2 अभिक्रिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि E1 अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से प्रोसीड करती है, उसके मैकेनिज्म के बारे में, और SN1 और SN2 इन दोनों से कंपैरिजन करते हुए हम चलेंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि E1, E2 और SN1, SN2 इन चारों में बहुत बारीक से डिफरेंस होते हैं। वो अंतर आपके लिए दिक्कत ना करें, उस अकॉर्डिंग हम कल E1 और E2 को देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो करेंगे आप लोग डिफरेंस नोट करिए, अगले क्लास में बात करते हैं डिटेल में E1 और E2, ठीक है।